साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम के आज के इस संगोष्ठी में मंच पर विराजमान जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ जी महाराज, सिद्ध गुफा सवाई आगरा से पधारे ब्रह्मचारी दासलाल जी, वडोदरा गुजरात से पधारे श्री महंत गंगादास जी महाराज, अयोध्या से पधारे श्री महंत राममिलन दास जी महाराज, मोहाली पंजाब से पधारे श्री महंत रामनाथ जी महाराज, महंत राजू दास जी, महंत रविंद्र दास जी, महंत पंचाननपुरी जी, महंत मिथिलेश नाथ जी। आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तावना जिन्होंने रखी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध सभी संस्थाओं के प्राचार्य और आचार्यगण, प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ष गोरखपीठ की ओर से अपने पूज्य आचार्यों की स्मृति में साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाता है। साप्ताहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम 2 सत्रों में, पूर्वाहन के सत्र में समाज और राष्ट्र से जुड़ी हुई उन ज्वलंत समस्याओं को लेकर के जो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को प्रभावित किया है या प्रभावित कर रहा है या प्रभावित करने वाला है, उन सभी समसामयिक विषयों को लेकर के संगोष्ठी का आयोजन होता है। तो अपराह्न के सत्र में यहाँ पर कथा प्रवचन का एक सुंदर आयोजन भी इस अवसर पर संपन्न होता है। आज साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह की समसामयिक विषयों से संबंधित संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम का है, और आज की इस संगोष्ठी का जो विषय यहाँ पर आयोजन समिति की ओर से रखा गया हुआ था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि तक। अभी 15 अगस्त 2022 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वपूर्ण उद्बोधन को पूरे देशवासियों ने सुना। हम सब भारतवासी इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि हम सब अपने देश की आज़ादी के 75 वर्ष के इस समारोह में सहभागी बने। अलग अलग स्तर पर बने। स्कूल कॉलेजेस में हुए समारोह के माध्यम से बने होंगे, प्रभात फेरी के माध्यम से बने होंगे, स्वच्छता अभियान के माध्यम से बने होंगे, और हर घर तिरंगा के माध्यम से भी बने होंगे।
पहली बार लगा कि कोई राष्ट्रीय पर्व केवल सरकारी आयोजन नहीं बल्कि इसमें जन भागीदारी भी है, और जन भागीदारी के माध्यम से आयोजन कैसे होते हैं इसका एक दृष्टांत आज़ादी के अमृत महोत्सव ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। इसकी प्रेरणा थी प्रधानमंत्री जी के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो रूपरेखा पूरे देश के सामने रखी कि आखिर आयोजन केवल सरकारी आयोजन न बने, आज़ादी किसको, केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं मिली देश को, भारत को 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण आज़ादी मिली है, और संपूर्ण आज़ादी में संपूर्ण देश की सहभागिता भी देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर होनी चाहिए। और वह अवसर पर पहली बार देखने को मिला कि हर घर पर तिरंगा फहराने का कार्य हर भारतवासी ने किया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी इसका उदाहरण है। भारत अपने संकल्पों को सिद्धि में बदल रहा है। इसका एक उदाहरण आप सबके सामने मैं देना चाहूंगा, वह है अभी आपने देखा होगा कि भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। यानी जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, आज भारत की अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन से बड़ी हो गई है। यह भारत के यशस्वी नेतृत्व की पूरे देश के संकल्प को सिद्धि में बदलने की सफलता का एक उदाहरण पूरे देशवासियों के सामने है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को इस बारे में आह्वान भी किया कि देश को आज़ादी अचानक नहीं मिली। ये आज़ादी के लिए इस देश को अहर्निश प्रयास करना पड़ा, अनगिनत बलिदान देने पड़े। अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम हुए। संभवतः भारत दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जिसने भले ही किन्हीं कारणों से उसे पराजय प्राप्त हुई हो, लेकिन उसने कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया। वो निरंतर उसके खिलाफ लड़ता रहा। ये लड़ाई चाहे वह पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई रही हो, चाहे वह महाराणा प्रताप की मुगलों के खिलाफ लड़ाई रही हो, वह लड़ाई चाहे वह छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी की रही हो, लगातार देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे कि और अपने राज्य रजवाड़े की सुरक्षा के लिए नहीं, भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बचाने के लिए लड़ते रहे। लेकिन उस लड़ाई में जहां राष्ट्रीय स्वाभिमान था, वहीं पर अगर किसी एक चीज की कहीं पर हम लोग देखते हैं कि पूरे देश के अंदर जिस लड़ाई को मेवाड़ से महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, अगर पूरा देश उस समय भी एकजुट होकर के उनके नेतृत्व में लड़ा होता तो मुगलों के छक्के वहीं पर छुड़ा करके भारत को सदैव के लिए किसी पराधीनता से मुक्त करने का कार्य उसी कालखंड में हो गया होता। जिस लड़ाई को छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार लड़ते रहे, अगर उनके नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ा होता तो आने वाले समय में इस देश में आसन्न गुलामी के संकट नहीं देखने को मिलते। जिस लड़ाई को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लड़ रहे थे, पूरा देश एकजुट होकर के उनके साथ उस समय लड़ा होता तो संभवतः देश के सामने फिर यह पराधीनता नहीं देखने को मिलती है। लेकिन पूरा देश एकजुट होकर के लड़ा था 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में। पूरे देश के अंदर जगह जगह आजादी के लिए लोगों ने हुंकार भरी थी।
कहीं बैरकपुर में मंगल पांडे के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है, कहीं गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है, कहीं मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है, कहीं झांसी में ये लड़ाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में आगे बढ़ती है, कहीं बिठूर में त्यात्या टोपे के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है। और देखते ही देखते पूरे देश के अंदर अलग अलग स्थानों में कोई जनपद, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां पर देश की आजादी के लिए लोगों ने उस समय हुंकार न भरी हो। और पहली बार लगा था कि भारत पराधीनता से मुक्त हो जाएगा। उस समय भले ही उस राष्ट्रीय एकता के सूत्र में उस प्रथम स्वातंत्र समर को पिरोने के लिए जो अभियान प्रारंभ हुआ था, वह ज्वाला कभी बुझने नहीं पाई, निरंतर चलती रही और निरंतर चलती रही। कभी इसके बाद आपने देखा होगा चौरी चौरा में 1922 में चौरी चौरा की घटना होती है, इतिहास प्रसिद्ध घटना। लखनऊ में काकोरी की घटना होती है। काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ऐसे उन क्रांतिकारियों को जगह जगह फांसियां दी गई, लेकिन देश की आजादी की लौ नहीं बुझी, वह निरंतर प्रज्वलित होती रही। ऐसे अनगिनत बलिदान हुए और उसका परिणाम था 15 अगस्त 1947 को अंततः यह देश स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र भारत अपना संविधान भी बनाता है। आज भारत 75 वर्षों की आजादी के बाद की अपनी एक यात्रा को लेकर के निरंतर आगे बढ़ा है और 75 वर्ष में ही हम लोगों ने ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को जो संकल्प दिलाए हैं, उस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए उसकी शुरुआत हो चुकी है। और उस दृष्टि से हर भारतवासी का दायित्व क्या है? विकसित भारत चाहिए तो विकसित भारत कैसा बनेगा? विकसित भारत के लिए केवल भारत को विकसित बोल देने से विकसित नहीं होना है। विकसित करने के लिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। जिस भी क्षेत्र में है, विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है अपने स्वयं के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति, अपने परिवार और अपने समाज के प्रति, अगर वह अपने इन कर्तव्यों के बारे में जान जाए। एक शिक्षक स्कूल के प्रति, अपने छात्रों के प्रति, अपने परिवार और अपने राष्ट्र के प्रति उसका क्या दायित्व है, इस भाव के साथ कार्य करने लग जाए, अपने कर्तव्यों का अपने अपने क्षेत्र में पालन करना। कर्तव्य पालन करते समय हम इस बात को ध्यान में दें कि हम अपने स्वयं के लिए न जिए, बल्कि हमारे लिए देश प्रथम है, भारत प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, यह भाव होना चाहिए। नेशन फर्स्ट की थ्योरी हम सबके मन में, दिलो दिमाग में होनी चाहिए कि भारत के लिए हम जिएंगे और भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, भारत को एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें कार्य करना होगा। आत्मनिर्भर होगा कैसे? आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कैसे आप करेंगे?
आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दूसरों पर आश्रित होकर के कोई आत्मनिर्भरता का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता। हर व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना होगा। अगर हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, उन्हें इस दिशा में प्रयास करना होगा। अगर हमारे व्यापारिक संस्थान हैं, उनको देखना चाहिए ऐसी कौन से प्रोडक्ट हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिन पर हम विदेशों पर आश्रित होना कम से कम करें और स्वयं भी भारत के अंदर उसका प्रोडक्शन शुरू कर दें। ऐसी कौन सी चीजें होंगी कि जिसके माध्यम से अगर हमारे पंचायतें देखेंगे, नगर निकाय देखेंगे, ये भी तो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ये क्यों सरकार पर निर्भर रहे? हर कार्य के लिए सरकार के सामने हाथ क्यों फैलाते रहे? इन्हें भी तो अपने आय को वृद्धि करनी होगी, अपने राजस्व के स्रोतों को बढ़ाना होगा, उन क्षेत्रों को टटोलना होगा जहां से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और गुलामी के अंश को कहीं भी हम फलने नहीं देंगे, विकसित नहीं होने देंगे, उसे बढ़ने नहीं देंगे। जब ये भाव होगा तो स्वाभाविक रूप से भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने से दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं सकती है, कोई नहीं रोक सकती है। 75 वर्षों की इस यात्रा को पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने बड़े सकारात्मक भाव के साथ लिया है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। भारत जब आजाद हो रहा था तब दुनिया ने सोचा था कि भारत एक नहीं रह पाएगा। भारत आजादी का जश्न मना रहा था, तब भी लोगों ने कहा कि भारत इस यात्रा को बहुत लंबी दूरी तक लेके नहीं चल पाएगा। 75 वर्ष हो गए, देश के अंदर बोली भाषा अलग अलग, खान पान अलग अलग, रहन सहन अलग अलग, सब कुछ अलग अलग, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर के द्वारिकापुरी तक अगर भारत के अंदर राष्ट्रीयता का भाव देखना है तो एक भाव और एक भंगिमा पूरे देश के अंदर पूरी दिखती है, तो यही भारत है। और यही भारत, इसी भारत के लिए देश के आजादी के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिन्होंने अपनी आहुति दी, इसीलिए उन्होंने दी कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में हम सबको योगदान देना है और वह भाव आज हम सबको जगाना होगा। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हमें अपने स्तर पर स्वयं करनी पड़ेगी। इसका भाव कहीं बाहर से नहीं आएगा, इसके लिए हमें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, बल्कि इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी, अपने परिवार से करनी पड़ेगी, अपने स्कूल से, अपने ग्राम पंचायत से, अपने नगर निकाय से, अपने जनपद से करनी पड़ेगी।